प्रणाम दोस्तों। द ऑफिसर्स हब में आप सबका स्वागत है। हम एक बार फिर से आपके साथ जुड़ चुके हैं करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों को लेकर। ठीक है, तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, देखते हैं कि क्या क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है कवच को लेकर। कवच, ठीक है। कवच रेलवे सुरक्षा प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या कहता है कि यह एक स्वदेशी ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन प्रणाली है, यानी स्वतः है, जो स्वतः संचालित होती है। ऐसी ऑटो मतलब अपने आप से ऑटोमेटिकली ट्रेन को प्रोटेक्शन देने वाली एक प्रणाली है। इसे भारतीय रेलवे और आरडीएसओ ने मिलकर विकसित किया है। ठीक है। और तीसरा कहता है कि इसका उद्देश्य ट्रेन की टक्कर को रोकना और स्वचालित ब्रेक लगाना है। इसमें से कौन सा से कथन सही है? अब देखो ये क्या कह रहा है कि ये क्या है, ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन प्रणाली। ठीक है। कवच, कवच से क्या समझते हो? कवच होता है किसी को सुरक्षा प्रदान करने वाली एक तकनीक। ठीक है। जैसे कि हमने देखा है कवच और कर्ण की स्टोरी सुनी है ना, उसमें कहता है कवच और कुंडल की जो कवच था कर्ण को क्या करता था, प्रोटेक्ट करता था। उसी प्रकार से ये एक प्रणाली है जो क्या करेगी, ट्रेन सुरक्षा प्रणाली को क्या करेगी, मजबूत। ये कह रहा है कि ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन प्रणाली है। ठीक है। अगर हम देखें तो ये जो कह रहा है कि क्या ये ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन प्रणाली है, इसको देखते हैं फिर देखते हैं कि ये अगर ये ऑटोमेटिक है तो ये किसी ना किसी संस्थान के द्वारा तो विकसित की जाएगी। इसमें देख कह रहा है कि भारतीय रेलवे और आरडीएसओ ने मिलकर विकसित किया है, ये देख लेते हैं बाद में। और उद्देश्य है ट्रेन की टक्कर को रोकना और स्वचालित ब्रेक लगाना। अगर सुरक्षा के लिए बनाया गया तो ये वाला तीसरा वाला तो अपन क्या करेंगे, एकदम इसको ले लेंगे कि हाँ ये ठीक है। अब देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा क्या है कवच। ठीक है। कवच एक स्वदेशी क्या है, भारतीय सरकार की स्वदेशी पहल है। ठीक है। यानी अपने देश के द्वारा इसको क्या किया गया, इसका निर्माण किया गया है। उसका मेन पर्पज क्या है, जो ट्रेन दुर्घटनाएं हैं, ट्रेन दुर्घटनाएं उनको रोकना। आजकल आपने देखा होगा कि बहुत सी ट्रेनें जो आपस में टकरा जाती है जिससे बहुत ज्यादा जान माल की हानि होती है, उसी को लेकर क्या क्या स्टार्ट की गई है। ठीक है। और इसमें जो तकनीक है, कौन सी तकनीक यूज की गई है, इसमें तकनीक यूज की गई है रेडियो फ्रीक्वेंसी, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन और जीपीएस, ये वाली इसमें तकनीक जो है यूज की गई है। ठीक है। और ये क्या करती है, जो ट्रेन होती है उनको स्वतः ही रोक देती है। उनको सिग्नल मिलता है कि सामने से भी कोई ट्रेन आ रही है, तो ट्रेनों में क्या होता है, स्वतः ही ब्रेक लग जाता है। ठीक है। जैसे कि एक ही ट्रैक पे दो ट्रेनें आप आमने सामने से आ रही है। ठीक है। तो जैसे ये ट्रेन को पता चलेगा कि सामने से भी कोई ट्रेन आ रही है, तो ये क्या करेगी, स्वतः इसमें ब्रेक लग जाएगा और दूसरी वाली में स्वतः ही ब्रेक लग जाएगा, जिससे क्या होगी, दुर्घटनाएं नहीं होगी। तो अब ये किसकी मतलब किसके द्वारा जो इसको डिजाइन किया गया है, आरडीएसओ और भारतीय रेल उद्योग। ठीक। ये क्या कहता है कि ये स्वदेशी ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन प्रणाली है। अभी बताया ये स्वदेशी है। ठीक है। तो एक वाला ठीक है, इसे भारतीय रेलवे और आरडीएसओ ने मिलकर विकसित किया है। ठीक है ये भी। तो ये क्या कह रहा है कि इसका उद्देश्य ट्रेनों की टक्कर को रोकना, स्वचालित ब्रेक लगाना है। ये भी ठीक है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? हमारा ऑप्शन होगा एक, दो और तीन, तीनों ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में सेमीकंडक्टर उद्योगों के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सेमीकंडक्टर उद्योग, ठीक है। सेमीकंडक्टर उद्योग से क्या आप समझ सकते हो? सेमीकंडक्टर उद्योग क्या होता है? ये जैसे कि चिप वगैरह निर्माण किया जाता है ना, उससे रिलेटेड होता है। ठीक है। इसमें क्या कहा गया कि सेमीकंडक्टर उद्योग का मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में यूज किया जाता है। ठीक है।
तो ये तो बिल्कुल ठीक है, इसका यूज कहाँ किया जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक निर्माण वाले सामान में। इसमें दूसरे में क्या है कि भारत सरकार ने घरेलू चिप निर्माण को बढ़ावा देने के लिए बड़े निवेश फंड की योजना बनाई है। ठीक है। और तीसरा कह रहा है कि सेमीकंडक्टर निर्माण में सिलिकॉन प्रमुख कच्चा माल है। तीसरा ये कह रहा है। अब अपन को देखना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। ठीक है। अभी थोड़ा सा देख लेते हैं सेमीकंडक्टर। ठीक है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन कब शुरू हुआ था, 2021। ठीक। और इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य 2030 तक, 2030 तक $00 से 110 के बीच बड़ी मात्रा में इसके बाजार को बढ़ावा देना, सेमीकंडक्टर के बाजार को बढ़ावा। ठीक है। बाजार बढ़ावा। और भारत को 2035 तक 3nm से 2nm के बीच की जो चिप होती है ना, जो लगती है, क्या बोलते हैं इसमें, इलेक्ट्रॉनिक सामान में, उसमें आत्मनिर्भर बनाना। अब देख लेते हैं कि जो ये इसका रॉ मटेरियल है सेमीकंडक्टर का, उसमें कौन सा होता है, सिलिकॉन। ठीक है। और सिलिकॉन किससे प्राप्त होता है, ये प्राप्त होता है रेत से। ठीक है। और भारत में कौन कौन से राज्य में मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो यहाँ से मिलता है, ये मिलता है सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट उड़ीसा, उड़ीसा का जो तट है वहां से, गुजरात में और राजस्थान में। राजस्थान और गुजरात यहाँ पर भी रेत होता है, उड़ीसा में भी तटीय तटों पर रेत मिलता है, तो वहां पर ये मिलता है। ठीक है। इसके क्या बोला, सिलिकॉन, सिलिकॉन इसका प्रमुख कच्चा माल है, ये ठीक है। भारत सरकार ने घरेलू चिप निर्माण को बढ़ावा देने के लिए बताया ना, घरेलू चिप निर्माण भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किया गया है। और दूसरा, पहला क्या कहते हैं, सेमीकंडक्टर का उपयोग मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में होता है, तो ये भी ठीक है। तो जो हमारा आंसर क्या होगा, आंसर होगा हमारा 1 2 3, तीनों सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एलपीजी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब एलपीजी वाला मुद्दा ज्यादा आया हुआ है क्योंकि भारत में एलपीजी का जो है संकट छाया हुआ है। यूक्रेन और इजराइल का जो युद्ध हो रखा है ना, उसकी वजह से जो क्या बोलते हैं, गैस का जो इंडिया में आयात होना था, उसको पे क्या हो रखा है, थोड़ा सा प्रतिबंध लगा हुआ है। ठीक है। अभी आ नहीं रहा, तो उसको लेकर जो अभी संकट आया हो, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि अब इसमें क्या पूछा गया है कि यह मुख्यतः प्रोपेन और ब्यूटेन गैस का मिश्रण होता है, कौन, एलपीजी। सेकंड कह रहा है कि यह पेट्रोलियम रिफाइनरी और प्राकृतिक गैस के प्रसंस्करण से प्राप्त होता है। ये तो अपन को सबको पता है कि ये पेट्रोलियम रिफाइनरिंग और प्राकृतिक गैसों के संस्करण प्रसंस्करण से प्राप्त होता है। ठीक है। और तीसरा कह रहा है कि भारत विश्व में एलपीजी का सबसे बड़ा उत्पादक है। अगर हम उत्पादक होते, सोचो, तो क्या हमें इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता। यूक्रेन और इजराइल के बीच युद्ध हो रहा है, हम तो उत्पादक हैं, तो हमें इसका इतना सामना नहीं कर, तो हम क्यों सामना करते, हमारे यहाँ पर इतना बड़ा संकट थोड़ा ना था। तो ये क्या है, इसका बिल्कुल गलत है, उत्पादक नहीं है, हम आयात करते हैं। ठीक है। कितना परसेंट करते हैं, अपनी यूज का हम लगभग लगभग 60% यूज का, 60% क्या है, आयात करते हैं। कहाँ से, मोस्टली ईरान से, सऊदी अरब से। ठीक है। जो भी खाड़ी वाले देश हैं उधर से करते हैं, इराक, क्या बोलते हैं, रूस वगैरह से करते हैं। ठीक है। अब ये पहला कह रहा है कि यह मुख्यतः प्रोपोन और ब्यूटेन गैसों का मिश्रण है। देख लेते हैं क्या ये है या नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ एलपीजी के बारे में। एलपीजी क्या है, एक ज्वलनशील गैस है, ज्वलनशील गैस। ठीक। और जो ये है ना गैस, ये प्रोपेन
प्लस ब्यूटेन का क्या है, मिश्रण। ठीक है, अब इसके अलावा हम कितना परसेंट बताया मैंने, 60% क्या करते हैं, आयात। और भारत में कितना मिलता है, भारत में मिलता है 40%। ठीक है, अभी तो ये संकट जो छाया हुआ वो इजराइल और ईरान के युद्ध की वजह से हुआ है, तो इसी वजह से ये क्या है, चर्चा में है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, अपन को देखना है। इसका अपन देखते हैं, तीसरा तो हम यहाँ निकाल रहे हैं। ठीक है, डी, ये उत्पादक, क्या हम उत्पादक है, नहीं हम उत्पादक नहीं है, हम आयातक है। और बी वाला भी अपन क्या करते हैं, निकाल देते हैं। ठीक है, और रह गया कौन सा, ए, एक तो ठीक ही है, और दूसरा क्या, पेट्रोलियम रिफाइनरी और प्राकृतिक गैस प्रसंस्करण से प्राप्त होता है, ये भी ठीक है। तो अपन चलेंगे एक और दो के साथ। ठीक है, तो कौन सा राइट होगा, एक और दो सही है। अगला देखते हैं, विश्व में पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है ये पैरा ओलंपिक होता है। ठीक है, अब इसमें क्या कहा गया कि इसका आयोजन वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये तो सही है। दूसरा कहते हैं, ये केवल पैरा ओलंपिक वर्ष में आयोजित किया जाता है। कैसा होता है कि केवल पैरा ओलंपिक वर्ष में ये आयोजित किया जाता है, नहीं, ये केवल पैरा ओलंपिक वर्ष में आयोजित नहीं किया जाता, सामान्य वर्षों में भी किया जाता है। तो इसमें तीसरा कहते हैं, इसमें विभिन्न प्रकार के शारीरिक क्षमताओं वाले एथलीट भाग लेते हैं। पैरा ओलंपिक है तो विभिन्न प्रकार की शारीरिक क्षमता और क्षमता वाले लोग तो इसमें भाग लेंगे। ठीक है, तो ये तीसरा ये कह रहा है। तो अपन देखते हैं कि कौन सा से सही है। ठीक है, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, केवल एक और तीन सही है, केवल दो और तीन सही है, केवल एक सही है, एक दो तीन तीनों सही है। इनमें से कौन सा से कथन सही है। ठीक है, अभी बताता हूँ मैं तुम्हें, इसमें कौन सा से कथन सही है। पहले अपन देख लेते हैं कि पैरा ओलंपिक के बारे में। ठीक है, पैरा ओलंपिक ये वर्ल्ड एथलेटिक्स ग्रां प्री 2026 कहाँ पर आयोजन किया गया है, ये अभी ये चला हुआ था, कहाँ पर, दिल्ली में। ठीक है, और भारत के 208 कितने पदक जीते, कितने, 208 पदक। भारत ने इसमें कितने पदक जीते, 208, जिसमें से 3 स्वर्ण पदक रहे हैं। तो ये स्वर्ण पदक किस किस ने जीते हैं, सुमित अंतिल भाला फेंकने में, भाला फेंक। ठीक है, सेकंड कौन है, शैलेश कुमार, ये हाई जंप में है। और तीसरे हैं प्रवीण कुमार, ये भी हाई जंप में है। ठीक है, और इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक। तो अपन देखिए क्या कह रहा है कि ये इसमें विभिन्न प्रकार के शारीरिक अक्षमताओं वाले एथलीट भाग लेते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो अपन जाएंगे एक और तीन के साथ, ये केवल पैरा ओलंपिक वर्ष में नहीं होता है, सामान्य वर्षों में भी होता है। तो कौन सा सही होगा, एक और तीन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हीट वेव के संदर्भ में कौन सा से कथन सही। अब ये हीट वेव इतनी चर्चा में क्यों है, हाल ही में मार्च के महीने में है, आपको पता होगा, जो हिमाचल प्रदेश है वहां पर हीट वेव की घटना देखी गई है। कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में हीट वेव की घटना देखी गई है। ठीक है, और ये मौसम से पहले स्टार्ट हो गई है। ठीक है, मौसम से पहले। हीट वेव क्या होती है, ये सामान्य गर्म हवाएं होती है। क्या होती है, सामान्य गर्म हवाएं, गर्म हवा।
और ये मार्च से जून के महीने में चलती है, मार्च से जून। और जो स्थलीय क्षेत्र होते हैं वहां पर जो तीव्रता होती है 40 डिग्री सेल्सियस। और क्या बोलते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में कितनी होती है, 30 से 37 के बीच, 30 से 37 सेल्सियस के बीच। ठीक है। अब इसका जो इम्पैक्ट क्या होता है, इससे क्या होता है, निर्जलीकरण बढ़ता है शरीर के अंदर। निर्जलीकरण को या क्या करती है, डिहाइड्रेशन को बढ़ा देती है। इसको डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन को बढ़ाएगी। इसके अलावा इससे क्या हो जाएगा, मृत्यु भी हो सकती है। अगर डिहाइड्रेशन ज्यादा बढ़ेगा तो मृत्यु तो हो ही जाएगी। ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं कि पहला कदम कहता है कि भारत में हीट वेव की घोषणा भारतीय मौसम विज्ञान करता है। ये तो बिल्कुल सही है। अगला कह रहा है कि मैदानी क्षेत्रों में 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान होने पर हीट वेव की स्थिति मानी जाती है। अभी मैंने बताया ना, मैदानी में कितने, 40। ये भी ठीक है। अगला कह रहा है कि पहाड़ी क्षेत्रों में 30 डिग्री से अधिक तापमान, बिल्कुल ठीक है। अधिक तापमान, ये क्या कह रहा है कि 30 डिग्री से अधिक, अधिक यानी 37 तक चला जाएगा। ठीक है। तापमान होने पर हीट वेव की को क्या करते हैं, घोषित किया जाता है। अब पूछ रहा है कि कौन सा से कथन सही है, केवल एक, दो, केवल एक और तीन, सी एक, ये दो और तीन, और डी कहता है एक, दो, तीन। जबकि हमारा जो कथन है एक, दो, तीन तीनों सही है। ठीक है। तो आंसर होगा डी। अगला देखते हैं कि फिजिकल हेल्थ इंडेक्स, फिजिकल हेल्थ इंडेक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है। पहला कथन कहता है कि इसमें राजकोषीय, ये राज्यों की वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन करता है। ए सेकंड क्या कह रहा है कि इसमें राजकोषीय घाटा, ऋण स्तर और राजस्व संग्रह जैसे संकेतों का उपयोग किया जाता है। और तीसरा कह रहा है कि इसमें भारतीय निर्वाचन आयोग, इसे कौन करता है, भारतीय निर्वाचन आयोग जारी करता है। अब देखते हैं कि इसके बारे में कौन सा से कथन सही है। ठीक है। पहले इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं। फिजिकल जो है क्या बोलता है, फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2026, ये सेकंड संस्करण है। ठीक है। सेकंड संस्करण निकालता कौन है इसको, नीति आयोग, नीति आयोग। अब नीति आयोग निकाल रहा है तो इसको भारतीय निर्वाचन आयोग कहाँ से जारी करेगा, तो इसको क्या करें, डिलीट करो भाई। अभी इसके बारे में थोड़ा और बताते हैं। ठीक है। ये क्या करता है, जो भारतीय राज्यों की वित्तीय स्थिति है उसके बारे में क्या करता है, गणना करता है। जैसे बजट प्रबंधन हो गया, और राजस्व का सर्जन हो गया, व्यय गुणवत्ता, ऋण स्थिरता। ठीक है। राजस्व सर्जन, कहाँ से पैसा आ रहा है, ठीक है, उसकी गुणवत्ता कैसी है, ठीक है, और व्यापक संचालन हो रहा है या नहीं। ठीक है। ये और ये 5 पैराग्राफ रखता है इसमें। ये सबसे पहले क्या, ये सब चीजें देखता है। ठीक है। क्या क्या देखता है कि बजट का प्रबंधन सही हो रहा है कि नहीं। ठीक है। और इसमें जो शीर्ष जो राज्य रहे हैं ना, अभी हाल ही में जब ये सेकंड संस्करण निकाला गया तो जो शीर्ष राज्य रहे उसमें पहले नंबर पर कौन रहा है, पहले नंबर पे जो अचीव, वो क्या बोलते हैं उसको, विजेता राज्य, शीर्ष राज्य रहा है, वो रहा है उड़ीसा। तो जो अचीवर में रहे हैं वे रहे हैं गोवा और झारखंड। ये क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है। ये पीसीएस में पूछा जा सकता है और यूपीएससी में भी पूछा जा सकता है। यूपीएससी के लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा, ये कुछ पॉइंट हैं उनको आप याद कर रखना कि कौन कौन से आधार होते हैं इसके, पैरामीटर। क्योंकि यूपीएससी क्वेश्चन ऐसे ही पूछती है कि कोई भी संस्था या कोई भी रिपोर्ट निकाली जाती है, उसके पैरामीटर क्या रहेंगे। ठीक है। तो यूपीएससी में इस प्रकार के, और जो पीसीएस में वो पूछे जा सकते हैं कि कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा है। ठीक। तो इसके जो पैरामीटर हैं वो देख लेते हैं। पैरामीटर, पैरामीटर क्या होता है इसका, पहले देखता है कि विकासात्मक और गैर विकासात्मक व्यय। ठीक है। क्या देखता है, विकासात्मक वर्सेज गैर विकासात्मक, गैर विकासात्मक व्यय।
विकास में कितना व्यय हुआ है और गैर विकास में कितना व्यय लगा हुआ है, ठीक है। इस सेकंड इसका ये देखता है कि राज्य की स्वयं की आय उत्पन्न करने के साधन क्या है। राज्य के स्वयं के आय उत्पादन साधन। और तीसरे में क्या देखता है, तीसरे का जो पैरामीटर है उसमें देखता है कि घाटे व उधारी का स्तर क्या रहा है राज्य का, क्या राज्य का घाटे व उधारी का स्तर, उधारी का स्तर क्या रहा है। और ये भी देखता है कि जो राज्य की जीएसपीडी है उसके अनुपात की कुल देनदारियां कितनी है, ठीक है। जीएसपीडी की अनुपात की कुल देनदारी, और इसके अलावा ऋण चुकाने की राज्य की क्षमता, ऋण चुकाने की राज्य की क्षमता। ये 5 पैराग्राफ रखता है ये, ठीक है। तो इसमें ये कहा है कि राजकोषीय घाटा ऋण स्तर और राष्ट्रीय संग्रह के संकेतों का उपयोग करता है, बिल्कुल करता है। और ये कहता है कि ये भारतीय निर्वाचन आयोग जारी करता है, नहीं, इसे भारतीय निर्वाचन आयोग नहीं करता, इसे नीति आयोग जारी करता है। तो अपन तीसरा यहाँ निकाल रहे हैं और यहाँ भी निकाल रहे हैं। अब हम देखते हैं कि कौन सा से क्वेश्चन अपना जो आंसर होगा वो सही होगा। अपना होगा एक सही है और दो सही है, ठीक है। तो एक और दो एक के साथ चलते हैं अपन, ठीक है। अगला देखते हैं, सेक्शन 301 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक अमेरिकी व्यापार कानून का प्रावधान है, ठीक है। इसके तहत अमेरिका उन देशों के खिलाफ जांच या टैरिफ लगा सकता है जिनकी व्यापार नीति उसे अनुचित लगती है। और तीसरा कहता है यह प्रावधान विश्व व्यापार संगठन द्वारा बनाया गया है, ठीक है। ये विश्व व्यापार संगठन द्वारा, जब ये अमेरिका की पॉलिसी, इसको विश्व व्यापार संगठन क्यों बनाएगा, अमेरिकी कानून से बना तो अमेरिका के संविधान में बना तो अमेरिका बनाएगा। तो अपन इसको यहाँ से क्या करते हैं, कट करते हैं। अब ये देखो, ये अमेरिका का जो अमेरिका ने का एक्ट है 1974 का, 74 का, उसमें 301 सेक्शन लाया गया था, ठीक है, 301 सेक्शन। और जो ये लाया गया था इसका क्या उद्देश्य था, अमेरिकी व्यापार और व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए अन्य देशों के जो व्यापार आ रहा है उस पर टैरिफ को बढ़ाना, ठीक है। अमेरिकी व्यापार प्लस उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए अन्य देशों से जो आयात है, जो वहां पर आए हुए हैं, ठीक है, निर्यात आयात जो भी हो रखा है उस पर क्या करना, टैरिफ लगाना। और ये मोस्टली कहाँ पर, किस देश के लिए ज्यादा यूज किया जाता है, चीनी सामान पे, ठीक है। तो अपन देखेंगे इसको डब्ल्यूटीओ द्वारा नहीं बनाया गया, इसको अमेरिकी संविधान द्वारा बनाया गया। तो अपन ये वाला कट कर देंगे, तीसरे वाला, तीसरा जहां जहां पर भी होगा उसको देखो और उसको डिलीट करो, ठीक है। बी में क्या कह रहे हैं, 1 2 3 सही है, नहीं, तीसरा तो है ही नहीं, केवल एक सही है। अमेरिकी व्यापार कानून का प्रावधान है, ठीक है। और अमेरिका उन देशों के खिलाफ जांच या टैरिफ लगा सकता है जिनकी व्यापार नीतियों से उसे अनुचित लगती है, बिल्कुल ये लगाता है, ठीक है। तो अपन का चाहेगा एक और दो, दोनों सही है। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू। कल फिर मिलते हैं आपसे, धन्यवाद। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते चलिए।